अध्याय 9। और ज्यादा चाहिए तो ये करें। कई लोग मेरे 10 कदमों से ही संतुष्ट नहीं होते। उनकी नजरों में उनके दर्शन अधिक हैं, काम की बातें कम हैं। मैं सोचता हूं कि दर्शन को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्य करना। बहरहाल कई लोग होते हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। मैं कहूंगा कि मैं दोनों ही प्रकार के लोगों का संयोग हूं। मैं नए विचारों से प्रेम करता हूं और मैं कार्य करने से भी प्रेम करता हूं। तो जो लोग इस तरह की कार्य सूची जानना चाहते हैं कि शुरू कैसे किया जाए, उनके लिए मैं संक्षेप में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मैं करता हूं। आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में, अवकाश लें और आकलन करें कि क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज बार बार करते चले जाएं और अलग परिणामों की अपेक्षा करें। जो कारगर या सफल नहीं हो रहा है उसे करना छोड़ दें और किसी नई चीज की तलाश करें। नए विचारों की तलाश करें। निवेश संबंधी नए विचारों के लिए मैं बुक स्टोर्स में जाकर अलग अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकें खोजता हूं। मैं उन्हें फॉर्मूले कहता हूं। मैं जिन फॉर्मूलों के बारे में कुछ नहीं जानता, उन पर कैसे करें पुस्तकें खरीदता हूं। मिसाल के तौर पर एक बुक स्टोर में मुझे जोएल मॉस्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन मिली। मैंने पुस्तक खरीद कर पढ़ी और अगले गुरुवार को मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा पुस्तक में बताया गया था। ज्यादातर लोग कदम नहीं उठाते हैं या फिर वो किसी दूसरे की बातें सुनकर उस पर नए फॉर्मूले अमल नहीं करते हैं जिसका उन्होंने अध्ययन किया था। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% का फॉर्मूला क्यों कारगर नहीं होगा। मैंने उसकी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसने कभी यह काम नहीं किया था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वो काम कर चुका हो जिसे आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं और उनसे सलाह मांगें तथा कारोबार के गुर पूछें। 16% टैक्स लिएन सर्टिफिकेट्स के लिए मैं काउंटी के टैक्स ऑफिस गया। वहां मुझे एक सरकारी कर्मचारी मिली जो वहां काम करती थी। मुझे पता चला कि वो भी टैक्स लिएंस में निवेश करती थी। तुरंत मैंने उसे लंच पर आमंत्रित कर लिया। उसने रोमांचित होकर मुझे अपना सारा ज्ञान और पूरी प्रक्रिया बता दी। लंच के बाद उसने शाम तक मुझे वो जगहें दिखाईं जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। उसकी मदद से अगले दिन तक मैंने 2 बेहतरीन जायदादें खोज लीं जो तब से 16% ब्याज दे रही हैं। पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, काम करने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा और 2 बेहतरीन सौदे हासिल करने में 1 दिन लगा। कक्षाओं में जाएं, पढ़ें और सेमिनारों में शिरकत करें। मैं अखबारों और इंटरनेट पर नई तथा रोचक कक्षाओं की खोज करता हूं, जिनमें से कई मुफ्त या सस्ती होती हैं जो मैं सीखना चाहता हूं। उस विषय पर आयोजित होने वाले महंगे सेमिनारों में भी जाता हूं और उनकी फीस चुकाता हूं। मैंने जो कोर्स किए हैं उन्हीं की बदौलत मैं दौलतमंद बना हूं और नौकरी की जरूरत से आजाद हूं। मेरे कुछ दोस्त ऐसी कक्षाओं में कभी नहीं गए, बल्कि मुझे हतोत्साहित करते हुए बोले कि मैं अपने पैसे बर्बाद कर रहा हूं। वो आज भी वही पुरानी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रस्ताव दें। जब मैं रियल एस्टेट खरीदना चाहता हूं तो मैं कई जायदाद देखता हूं और सामान्यतः एक प्रस्ताव या पेशकश लिख देता हूं। अगर आप नहीं जानते कि सही प्रस्ताव क्या होना चाहिए तो मैं भी कहां जानता हूं। ये तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वो प्रस्ताव देते हैं, मैं तो यथासंभव न्यूनतम काम करता हूं। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउसेज खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वो अपने एजेंट और मेरे साथ 6 अपार्टमेंट हाउसेज देखने गई। 4 बेकार थे लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने सभी 6 पर प्रस्ताव लिख दिए जिनमें मालिकों की मांगी कीमत से आधी की पेशकश की गई थी। मेरी मित्र और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उन्हें लगा कि यह अपमानजनक है और इससे बेचने वाले को बुरा लगेगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि दरअसल एजेंट उतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया और वो किसी ज्यादा अच्छे सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने आज तक मकान मालिक के सामने एक भी पेशकश नहीं की, एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा।
वो महिला अब भी सही कीमत पर सही जायदाद की तलाश कर रही है। देखिए, जब तक सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो, तब तक आप ये नहीं जान सकते कि सही कीमत क्या है। ज्यादातर विक्रेता बहुत ज्यादा भाव मांगते हैं। यह दुर्लभ है कि कोई विक्रेता वास्तविक मूल्य से कम भाव मांगे। तो कहानी का सबक यह है कि प्रस्ताव दें, पेशकश करें। जो लोग निवेशक नहीं हैं वो जानते ही नहीं हैं कि किसी चीज को बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास रियल एस्टेट का एक प्लॉट था जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैं किसी भी तरह के प्रस्ताव का स्वागत करता। अगर कोई मेरे सामने 10 सूअर देने का प्रस्ताव भी रखता तो भी मैं खुश हो जाता। प्रस्ताव पर नहीं, बल्कि इस बात से कि किसी ने तो रुचि दिखाई। मैं शायद दाम बढ़ाता, शायद सूअरों का पूरा बाड़ा मांग लेता। तो ये खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल मजेदार होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ये मजेदार है और ये सिर्फ एक खेल है। प्रस्ताव दें, कोई ना कोई तो हां कहेगा। प्रस्ताव देते समय मैं हमेशा बचाव की शर्त डाल देता हूं। रियल एस्टेट में मैं ऐसी भाषा में प्रस्ताव देता हूं जिसमें शर्त वाला प्रावधान होता है, जैसे किसी कारोबारी साझेदार का अनुमोदन। कभी भी ना बताएं कि आपका कारोबारी साझेदार कौन है। ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि मेरी साझेदार मेरी बिल्ली है। अगर वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर पर फोन करके अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूं। मैं इस मूर्खतापूर्ण कथन के जरिए यह बताना चाहता हूं कि यह खेल कितना आसान है और सरल है। ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देते हैं और इसे जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। सही सौदा, सही कारोबार, सही लोग, सही निवेशक या चाहे जो भी हो, उसे खोजना डेटिंग जैसा होता है। आप बाजार में जाकर बहुत से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, बहुत से प्रस्ताव दे सकते हैं, प्रस्तावों का उत्तर दे सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। मैं बहुत से कुंवारे लोगों को जानता हूं जो घर पर बैठे रहते हैं और फोन की घंटी के बजने का इंतजार करते हैं। लेकिन इससे बेहतर तो ये है कि वो बाजार में जाएं, भले ही ये सुपर बाजार ही क्यों ना हो। खोजना, प्रस्ताव रखना, अस्वीकार करना, सौदेबाजी करना और स्वीकार करना जीवन में लगभग हर चीज की प्रक्रिया के हिस्से हैं। महीने में एक बार किसी खास क्षेत्र में 10 मिनट तक जॉगिंग करें, पैदल घूमें या कार यात्रा करें। मैंने अपने कुछ सबसे अच्छे रियल एस्टेट निवेश इसी तरह खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी खास इलाके में जॉगिंग करता हूं और फिर परिवर्तन पर नजर डालता हूं। किसी भी सौदे में फायदे के लिए 2 तत्वों का होना जरूरी है। एक है अच्छा सौदा और दूसरा है परिवर्तन। अच्छे सौदे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन परिवर्तन ही किसी अच्छे सौदे को लाभकारी अवसर में बदलता है। इसलिए मैं उस इलाके में जॉगिंग करता हूं जहां मैं निवेश करना चाहूंगा। बार बार वहीं से गुजरने की वजह से मुझे छोटे छोटे परिवर्तन भी नजर आ जाते हैं। मैं रियल एस्टेट के ऐसे साइन बोर्ड पहचान लेता हूं जो लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि बेचने वाला सौदे के लिए ज्यादा उतावला होगा। मैं ट्रकों के आने जाने पर नजर रखता हूं। मैं रुककर ड्राइवरों से बातचीत करता हूं। मैं डाकियों से बातचीत करता हूं। किसी इलाके के बारे में उन्हें इतनी ज्यादा जानकारी होती है कि अचरज होता है। मैं कोई बुरा इलाका खोजता हूं, खास तौर पर एक ऐसा इलाका जहां किसी खबर की वजह से सभी लोग दूर चले गए हैं। कई बार तो मैं 1 साल तक बेहतरी के लक्षणों का इंतजार करता हूं। मैं रिटेलर्स, खास तौर पर नए दुकानदारों से बात करता हूं और पता लगाता हूं कि वो वहां क्यों आए हैं। इसमें महीने में सिर्फ कुछ मिनट ही लगते हैं और मैं इसे तब करता हूं जब मैं कोई दूसरा काम कर रहा होता हूं, जैसे व्यायाम या स्टोर आते जाते समय। सभी बाजारों में सौदों की खरीदारी करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में सेल लगती है, मान लें टॉयलेट पेपर की, तो उपभोक्ता दौड़ कर जाते हैं और स्टॉक पूरा भर लेते हैं। लेकिन जब मकानों के बाजार या शेयर बाजार में सेल लगती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता अक्सर दूर भाग जाता है। जब सुपरमार्केट अपने भाव बढ़ाता है तो उपभोक्ता किसी दूसरी जगह खरीदारी करने जाता है। लेकिन जब मकानों का बाजार या शेयर बाजार अपने भाव बढ़ाता है तो वही उपभोक्ता अक्सर दौड़कर अंदर जाता है और खरीदारी करने लगता है। हमेशा याद रखें,
मुनाफा बेचते समय नहीं, खरीदते समय कमाया जाता है। सही जगहों पर अच्छे सौदों की तलाश करें। एक पड़ोसी ने $1,00,000 में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। मैंने उसके बगल में उसी जैसा कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वो भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने जवाब दिया कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए इसे खरीदा था, जो खुद किसी जायदाद की मालकिन नहीं थी। मैंने इसे एक बैंक की फोरक्लोजर नीलामी में खरीदा था। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का सोचना था कि रियल एस्टेट में निवेश की कक्षा के लिहाज से $500 की फीस बहुत ज्यादा है। उसने कहा था कि उसके पास ना तो इतने पैसे हैं और ना ही समय, इसलिए वो भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। पहले ऐसे लोगों की तलाश करें जो खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। एक मित्र एक खास तरह का प्लॉट खोज रहा था। उसके पास पैसा तो था लेकिन समय नहीं था। मैंने अपने मित्र की आवश्यकता से बड़ा प्लॉट खोज लिया। फिर मैंने अनुबंध करने के बाद अपने मित्र को फोन किया। मित्र ने कहा कि वो उस प्लॉट का एक हिस्सा चाहता है, तो मैंने उसका मनचाहा हिस्सा उसे बेच दिया और जमीन खरीद ली। बची हुई जमीन को मैंने मुफ्त में अपने पास रख लिया। कहानी का सबक: केक को खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसलिए उनकी नजर बहुत छोटे टुकड़े पर ही रहती है। वो केक का सिर्फ एक ही टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वो अंततः कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटा सोचने वालों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। बड़ा सोचें। रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आपको हमेशा बड़े विचार ही सोचने चाहिए। जब मेरी कंपनी कंप्यूटर खरीदने वाली थी तो मैंने कई मित्रों को फोन करके पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। फिर हमने अलग अलग डीलर्स के पास जाकर मोलभाव किया और अंततः एक बढ़िया सौदा कर लिया, क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। यही मैंने शेयरों के साथ भी किया। छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वो अकेले काम करते हैं या फिर बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतिहास से सीखें। शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा नहीं दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए थे। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। ये वो चंद चीजें हैं जो मैंने अवसरों को पहचानने के लिए की हैं और जिन्हें मैं अब भी करता हूं। महत्वपूर्ण शब्द हैं की हैं और करता हूं, जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया गया है। संपत्ति का पुरस्कार पाने से पहले आपको कर्म करना होगा। अभी से ही काम में जुट जाएं।